उत्तराखंड में मचे सियासी भूचाल की बात करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। धामी कैबिनेट का हिस्सा रहे मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से हरक सिंह रावत ने मुलाकात की थी, जिसके बाद ये उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। और तो और हरक सिंह रावत को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और अब आप समझ सकते हैं कि हरक सिंह रावत से भाजपा की नाराजगी किस कदर हो चुकी है। बिल्कुल, और आपको ये भी हम बताएं कि हरक सिंह रावत अपने पुत्रवधू अनुकृति के लिए टिकट की मांग कर रहे थे लंबे वक्त से, पर बीजेपी अलकमान ने हरक सिंह रावत की बहू को टिकट देने से इनकार किया और उसके बाद खबरें आई कि वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है, जिसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हरक सिंह रावत को पहले कैबिनेट से, उसके बाद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन बीजेपी ने लिया हरक सिंह रावत पर। वो 2017 में कोटद्वार से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद लगातार कैबिनेट मंत्री रहे और अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे तीरथ सिंह रावत हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो। लगातार वो कैबिनेट मंत्री के पद पर बने रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि खींचतान कुछ ज़्यादा हो गई और एक बीच में नाराज़गी इतनी थी कि रात को मुलाकात हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद सब कुछ और एक वीडियो भी आया था राजेंद्र, अगर आपको याद हो, एक हंसने वाला वीडियो भी आया था। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो हंसने वाला वीडियो भी काम नहीं आया। चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। विनोद कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए। विनोद, ये बड़ा एक्शन और बहुत दिनों तक वापो में स्थितियां झूलने के बाद, इस दिशा से उस दिशा में जाने के बाद आखिरकार बीजेपी ने कल ही एक्शन ले लिया है। अब आगे आपको क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल राजेंद्र, आपने देखिए ठीक कहा कि लंबे अरसों से हरक सिंह रावत की नाराजगी चल रही थी और भाजपा संगठन की ओर से कल बड़ा फैसला लेते हुए हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इस वक्त मैं खुद हरक सिंह रावत के घर पर ही मौजूद हूं। हरक सिंह रावत फिलहाल जिस तरह से अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय से केंद्रीय नेताओं के साथ में उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। इसके चलते वो कल ही इसी आवाज़ से वो मन बनाकर गए थे कि अगर विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन पर बात बनती है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा वो रास्ता चुन लेंगे। और ऐसा ही ठीक हुआ और उसके बाद में जिस तरह से उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात पार्टी संगठन की ओर से दर्शाई गई है और जिसके चलते उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि मंत्रिमंडल से भी उनको बर्खास्त कर दिया गया है और उनके जितने अतिरिक्त प्रभार हैं अब मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। तमाम ये सारी स्थिति और गतिविधि इस वजह से है कि अपनी पुत्रवधू को लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलवाना चाहते थे। हालांकि अभी जानकारी ये भी मिल रही है राजेंद्र की दिल्ली के अंदर 10 जनपद में उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से बातचीत की है और नेताओं के साथ में मुलाकात भी की है और तो आज एक बड़ा निर्णय वो लेने वाले हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस में जल्द ही वो शामिल हो सकते हैं और उनकी पुत्रवधू भी कांग्रेस की सदस्यता लेंगी। और जिस तरह से अब सियासी घटनाक्रम ये देखने को मिला और उससे ठीक पहले हरक सिंह रावत की नाराज़गी काफ़ी देखी गई, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या तीरथ सिंह रावत हो या पुष्कर सिंह धामी, तीनों मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर काम किया है और नाराज़गी भी उन पर बार बार खुलती हुई सामने देखने को मिलती रही। लेकिन अंततः इस पूरे घटनाक्रम का अंत अब ऐसा हुआ कि जब पूरे उत्तराखंड में अब चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले दल बदलने की जिस तरह से उनकी एक आदत रही है, फितरत रही है, तो लास्ट में अब उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उससे ठीक पहले भाजपा संगठन की ओर से उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब देखना वाली आज सियासी उठापटक के बीच में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरक सिंह रावत क्या निर्णय लेते हैं, कहां पर जाते हैं, उसका इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये एक बड़ा निर्णय भाजपा संगठन की ओर से लिया गया है। कल देर रात तक बार-बार ये कहा गया, हरक सिंह रावत से जब भी बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने यही कहा कि उनको अभी बर्खास्तगी के बारे में जानकारी है नहीं, कैबिनेट से निकाले जाने के बारे में जानकारी है नहीं। अब इसीलिए ये चर्चा हो रही है या फिर खबरें तमाम चल रही है कि सुलह की कोई संभावना बचती है या फिर अब अगला कोई कदम उठाने वाले हैं हरक सिंह रावत। विनोद, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास हम लौट जानकारी के लिए। एक तरफ हरक सिंह को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है तो दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन कर रही है।
देर शाम दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में सभी 70 सीटों पर चर्चा हुई। और अगली बैठक दिल्ली में 19 जनवरी को होगी और ये बैठक सीईसी की होगी। इस बैठक में पीएम मोदी समेत बीजेपी के सीनियर नेता शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि 19 जनवरी को ही उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और फिर जाकर लिस्ट जारी की जाएगी। बड़ी खबर, बैठक में पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 19 जनवरी को ही उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और तब जाकर उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। उत्तराखंड में एक ही फेज में चुनाव होना है। वापस आपको देहरादून लिए चलते हैं और इस खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, 19 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण होगा। 19 जनवरी मतलब परसों की तारीख में मुहर लग जाएगी उत्तराखंड में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर। इस तमाम उठापटक के बीच में क्या आपको और इनपुट्स मिल रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए 2 दिन हो गए हैं। उत्तराखंड से सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, पार्लियामेंट की बैठक आज होनी है। उससे ठीक पहले जो टिकटों के आवंटन को लेकर महामंथन भाजपा का है वो चल रहा है और कोशिश ये भी है कि जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है कि सभी 70 विधानसभा सीटों को आवंटन को लेकर पूर्णतः बातचीत फाइनल हो चुकी है और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बैठक होगी, चर्चा होगी, विचार विमर्श हो गया और 70 विधानसभा सीटों को लेकर ही टिकट फाइनल करके लिस्ट जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अब इंतजार इस बात का है क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं वो अब टकटकी लगाए टिकट को लेकर ही बैठे हुए हैं कि आखिरकार कब लिस्ट जारी हो। क्योंकि कुछ ऐसी भी स्थिति बन रही थी कि चाहे वो हरक सिंह का मामला हो, क्योंकि एक जो जानकारी मिल रही थी कि भाजपा सबसे पहले 50 से 55 सीटों की लिस्ट जारी करेगी। उससे ठीक पहले जहां पर कुछ ऐसा अंतर्कलह या विरोध देखने को मिल रहा है, कुछ सीटों की लिस्ट वो रोक सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 70 विधानसभा सीटों की लिस्ट जो जारी होगी वो एक साथ होगी और उससे पहले बड़ा महामंथन आवंटन को लेकर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, प्रदेश प्रभारी हो, सभी लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। तमाम केंद्रीय आलाकमान के नेताओं के साथ में बातचीत की जा रही है और इस बात यही है कि जिस तरह से लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही है कि इस बार 2017 की तरह 2022 में भी प्रचंड जीत इस बार भाजपा की हो। उससे ठीक पहले एक ऐसा महामंथन टिकटों के आवंटन को लेकर राजेंद्र चल रहा है कि कोई भी कमी पेशी टिकटों के आवंटन को लेकर ना हो। और जिस तरह से अभी जो जानकारी मिल रही थी कि 50 से 55 सीटों की लिस्ट पहले जारी कर सकती है, लेकिन अब जो परसों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की होने वाली है, उसको लेकर एक रायशुमारी होगी, विचार विमर्श होगा। ठीक है विनोद, 19 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसको उम्मीदवार बनाया जाना है उत्तराखंड में और किसका पत्ता कट सकता है। इसको लेकर मंथन तमाम और मंथन के बाद 19 तारीख को फैसला सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बात हमने कांग्रेस और इससे पहले बीजेपी की, लेकिन अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। उत्तराखंड में पहली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हर विधानसभा के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार कर रही है। जी हाँ, 70 विधानसभाओं के 70 घोषणा पत्र सहित एक घोषणा पत्र पूरे प्रदेश के लिए तैयार किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि जल्दी ही 71 घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिए जाएंगे। जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर विकास होना चाहिए। तो जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ की सड़कें हैं और भी जो जरूरी सुविधाएं हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो आम आदमी पार्टी क्योंकि मुद्दों को अलग नज़रिए से देखती है, आम आदमी पार्टी का नज़रिया और उनको समाधान करने का तरीका अलग है, इसलिए आम आदमी पार्टी लगी हुई पूरी उसमें। और हमारे 71 मैनिफेस्टो निकलेंगे जिसमें रायपुर विधानसभा का अपना एक अलग मैनिफेस्टो होगा। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी एक्टिव नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें जातीय समीकरण को साधने का दांव बहुत अहम माना जा सकता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आपकी पहली लिस्ट जारी, यूपी फतह की तैयारी। एक 150 उम्मीदवारों का ऐलान, एक एक सीट का पूरा प्लान। दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगा चुकी आम आदमी पार्टी की नजर इस बार देश के सबसे बड़े सूबे पर है, जहां सियासी जमीन तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी ने अपने 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हमारे प्रत्याशी हैं
उसमें से 55 हमारे ओबीसी वर्ग से हैं, 31 हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हैं और 8 पीएचडी हैं, 8 एमबीए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 38 हैं, डॉक्टर 4 हैं, इंजीनियर 7 हैं, बीएड 8 हैं, ग्रेजुएट 39 हैं, 6 डिप्लोमा होल्डर हैं और माइनॉरिटी से 14 उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण 36 उम्मीदवार हैं, कायस्थ 6 उम्मीदवार हैं, व्यापारी 7 उम्मीदवार हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्गों से महिलाएं 8 हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जिन 150 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उसमें 55 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 31 अनुसूचित जाति, 14 मुस्लिम और 36 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। मतलब अगड़े पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भी विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन जहां राजनीति के जानकार इसे जातीय समीकरण की नजर से देख रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इसे बदलाव बता रही है। इन उम्मीदवारों में 8 एमबीए, 38 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 डॉक्टर, 8 पीएचडी, 7 इंजीनियर, 8 बीएड, 39 ग्रेजुएट और 6 डिप्लोमा होल्डर हैं। निश्चित रूप से उनकी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए और इसलिए उनको मौका दिया गया है और अच्छे उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं। उनको पार्टी से जुड़ के उन्होंने काम किया है पिछले 1.5-2 वर्षों में। आम आदमी पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, जिसमें से 150 उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। अब 253 सीटों का ऐलान बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अकेले अपने दम पर आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी। हालांकि बीच में आप और सपा के बीच गठबंधन की भी चर्चा हुई थी। कई बार संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच मुलाकातें भी हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई और अब आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा और आप दोनों ने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। अब जनता किसके वायदे पर ज्यादा एतबार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि आज देहरादून में सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीसी करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त मुख्यमंत्री धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इसमें वो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से प्रेस को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं धुआंधार 22। देहरादून में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि पिछले 21 साल में उत्तराखंड में कुछ भी नहीं बदला। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर आरोप लगाया। कहा प्रशासन सिर्फ कांग्रेस के होर्डिंग्स ही हटा रहा है, जबकि भाजपा के होर्डिंग्स ऐसे ही लगे हुए हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। मतदान के लिए हो रही हैं तैयारियां। देहरादून जिले के पोलिंग बूथों के लिए ट्रेनिंग शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह को उनके पद से हटाया। बरिंदरजीत सिंह को बनाया गया एसएसपी। सीएम के करीबी थे दिलीप। हरिद्वार में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने करीब 4.5 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी पकड़ी। 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अब बात दारा सिंह चौहान की कर लेते हैं। भाजपा छोड़ने और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान ने सपा का दामन थामा और दामन थामते ही भाजपा पर हमलों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि 2017 में वोट तो सबका लिया, लेकिन विकास सिर्फ चंद लोगों का किया। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। दारा को भी पसंद आई साइकिल की सवारी। पिछड़ों पर सियासत भारी।
अगर आज बस चल जाए, इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मुंह से बना के दिखाने का काम करेगा। भाजपा के बागी अखिलेश को जिताएंगे 22 की बाजी। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी के बाद अब दारा सिंह चौहान ने भी सपा का दामन थाम लिया है और सपा का दामन थामते ही पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया है। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। जो दारा सिंह चौहान योगी सरकार में वन व पर्यावरण मंत्री रहते हुए 5 साल तक समाजवादी पार्टी को कोसते रहे, वो अब पाला बदलने के बाद अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। जो नए विजन के साथ उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल करके भारी बहुमत से, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा 400 सीट का, शायद गफलत में मत रहिएगा। जिस तरीके से मैंने कहा 85 तो पूरा का पूरा है ही, 15 में बंटवारा है और आने वाले दिन में सारे लोग इस विजनरी नेता के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलना चाहते हैं। दारा सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को अभिमन्यु और भाजपा को कौरव बता दिया। जिस तरीके से अभिमन्यु को घेरने के लिए पूरी कौरव की सेना लगी थी, जब एक रथ लेके चले तो 6 फाटक पे 6 गेट पे 6 रथ चलने लगे दूसरे दल के। कौरव की सेना, मैं तो कहता हूं, जब 6 रथ चलने लगी 6 और सारे फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश जी 7वें फाटक पे पहुंच गए हैं और प्रदेश की जनता इंतजार करे वो 7वां फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा करके इस देश के भाग्य का फैसला करने का संकल्प ले लिया है। गौरतलब है कि जहां भाजपा की तरफ से 80 बनाम 20% के जरिए हिंदुत्व की पिच सेट की जा रही है, वहीं सपा की तरफ से इस लड़ाई को 85 बनाम 15% बताकर इसे अगड़ा बनाम पिछड़ों की बनाने पर जोर दिया जा रहा है। केवल पिछड़े दलित नौजवान और किसानी नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भाजपा से आए ये नेता क्या 22 की पिच पर अखिलेश यादव को जिता पाएंगे? कहीं पाला बदल कर आए इन नेताओं के चक्कर में सपा के अपने नेता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।